एमटीएस टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आजकल समाज में आसपास कई सारे लोग, करोड़ों लोग एनीमिया से ग्रसित होते हैं और उनमें से लाखों लोग जैसे कि बच्चे और औरतों को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है और इसके चलते काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं बचा पाते हैं। और आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं नारायण स्वरूप अस्पताल के मालकिन और वहाँ की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया सिंह जी से। आज वो एनीमिया के हर पहलू पर हमारे साथ प्रकाश डालेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे टॉक शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एनीमिया है ये क्या है और ये कितना घातक हो सकता है अगर किसी को हो गया तो? एनीमिया एक तरह की बीमारी है। अगर हमारे ब्लड में जी लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो हमारे ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंचाते हैं, उस ऑक्सीजन को हमारे अलग अलग अंगों तक ले जाने का काम करती हैं। अगर वो लाल रुधिर कणिकाएं घट जाती हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से अंगों की अलग अलग समस्याएं होने लगती हैं। एनीमिया एक साधारण भाषा में हीमोग्लोबिन डाउन होने को भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल अगर डाउन हो जाता है तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, डॉक्टरी भाषा में हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। माइल्ड अगर हल्की फुल्की खून की कमी है, जिसका अगर हम मानक लें तो 9.9 to 10.9 इसका लेवल लिया जाता है। अगर 10.9 के नीचे लेकिन 9.9 के ऊपर है तो वो माइल्ड एनीमिया होता है। मॉडरेट एनीमिया होता है अगर 7 to 9.9 के बीच में हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा है, एंड सीवियर अगर वो 7 ग्राम के नीचे हो जाता है। ओके मैम, एक सवाल ये है कि खून की कमी अगर किसी में हो जाती है या ये बीमारी एनीमिया किसी को हो जाती है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, एनीमिया का मुख्य कारण जैसे कि हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, लाल रुधिर कणिकाएं कम हो रही हैं, उसके मुख्य कारण हो सकते हैं या तो वो पर्याप्त मात्रा में बन ना रही हो शरीर के अंदर। दूसरा एक कारण होता है अगर उनका लॉस ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी की वजह से, या अगर हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी जो आंत होती है बच्चों में अधिकतर वॉर्म कीड़ों का इन्फेक्शन रहता है, जिसकी वजह से लगातार ब्लड लॉस होने से खून की कमी बनी रहती है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, अगर शरीर में आयरन की कमी है जो खून बनने के लिए सहायक है तो कमी रहेगी। एंड तीसरा होता है अगर हमारे लाल रुधिर कणिकाएं समय से पहले टूट जा रही हैं, क्योंकि हमारी लाल रुधिर कणिकाओं का शरीर में एक जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का। अगर वो उसके पहले टूट जा रही हैं, ज़्यादा मात्रा में टूट रही हैं, तो वो भी खून का एक कारण बनता है। मैंने एनीमिया के विषय में जब पढ़ा था तो मैंने देखा था कि ये जो है कई प्रकार का होता है, लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि थैलेसीमिया, प्लास्टिक और खून की कमी से जो एनीमिया होते हैं। एक और होता है उसका नाम याद नहीं आ रहा। ये इन विषय पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कौन सा इनमें से सबसे घातक है और कौन सा नॉर्मल है। देखिए, जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का, मतलब सबसे मुख्य रूप से जो पाया जाने वाला एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन की कमी से जो खून की कमी होती है, आयरन एक मेन पार्ट होता है खून के निर्माण में, अगर उसकी कमी हो रही है उससे होने वाला एनीमिया सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है खून की कमी का, एंड उसी का ही इलाज सबसे ज़्यादा संभव भी होता है, उसी में रिजल्ट्स भी सबसे अच्छे आते हैं। दूसरा एनीमिया होता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे शरीर में ईश्वर ने जो खून बनाने की जो सेल्स दी हैं, जिसको बोन मैरो कहते हैं, हमारी बोन्स के अंदर वो होता है बीचों बीच, वहाँ से हमारा पूरा ब्लड का निर्माण होता है। वो कहीं ना कहीं किसी रोग से ग्रसित होने की वजह से खून नहीं बना पाता, उसी को प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तीसरा होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी जो हमारे लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं वो अच्छी नहीं बन पाती और प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तीसरा एक सिकिल सेल एनीमिया होता है। तो जो सबसे ज़्यादा घातक होते हैं उसमें हमारा जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि खून बन ही नहीं पा रहा है, और एक्सेसिव जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है हेमोलिटिक एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, ये बहुत घातक होते हैं। मैम, देखा जाता है कि ये जो एनीमिया है ये बच्चों और औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, देखने को ज़्यादा मिलता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कुपोषण, या फिर कुपोषण जिनको होता है उनको होना ही होता है कंफर्म, ऐसा कुछ कारण होता है क्या औरतों और बच्चों के भी उसमें?
देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जी तो एक तो जब उनका वीनिंग पीरियड होता है, मीन्स जब वो ब्रेस्ट मिल्क से खाने की ओर आ रहे होते हैं, जी तो कहीं ना कहीं हर जगह का अलग डाइटरी पैटर्न होता है। जी बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है अक्सर उसमें आयरन की कमी होती है, जो एक बड़ा कारण बनता है खून की कमी का। फिर जब बच्चा थोड़ा सा चलना शुरू करता है तो कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वॉर्म इन्फेस्टेशन एक बड़ा कारण है। बच्चों की आंतों में अक्सर कीड़े पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे वहाँ से खून का रिसाव भी एक कारण बन जाता है खून की कमी का। जी तीसरा, अगर आंतों में कीड़े हैं तो उसकी वजह से जो बच्चे खा भी रहे हैं तो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से होता है। और महिलाओं में भी एक तो फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, जैसे कि वो प्रॉपर मात्रा में उस खाने को खाती ही नहीं है जिसमें आयरन है। अगर खाते भी हैं, आयरन से ब्लड की बन भी रहा है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर इरेगुलरिटी है, उनकी मासिक धर्म में अगर अनियमितता है, जी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो भी फीमेल्स अधिकतर एनीमिक रहती हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि औरतों महिलाओं को खून की कमी से या पेट की वजह से, लेकिन एक ऐसा भी स्थिति होती है जहाँ देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा एनीमिया देखा जाता है, पाया जाता है महिलाओं में, तो लेकिन उस वक्त तो पीरियड की समस्या भी नहीं होती है, तो उस वक्त खून की कमी कैसे हो जाती है? उस शरीर समय में? खून की कमी इसलिए होती है क्योंकि जिस समय गर्भाधारण होता है, जी अधिकतर महिलाएं उसी समय ऑलरेडी एनीमिक होती हैं। ठीक है, पहले से एनीमिया था, पहले से कमी थी, जी फिर प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी होने की वजह से जो आयरन की नीड है वो और बढ़ गई। जी और आज का जो खाने पीने का पैटर्न है, जी तो उसमें जो हेल्दी फूड है उसको लोग कम यूज़ करते हैं, जो अनहेल्दी फूड है जिसमें आयरन की मात्रा कम है उसको ज़्यादा खाते हैं। आजकल लोग फास्ट फूड और हाँ। जंक फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ, तो वो भी एक बड़ा कारण है। तो कौन सी डाइट होनी चाहिए जो प्रेग्नेंट औरतों को ज़्यादा लेनी चाहिए उस समय पर? प्रेग्नेंट औरतों को हेल्दी फूड जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छे से खाएं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन फूड लें, फलों को अच्छे से यूज़ करें, जैसे अच्छे से सेब खाएं, अनार खाएं, केला खाएं, अंगूर खाएं, तो इन सब में अच्छा आयरन होता है। प्लस गुड़, जैगरी, उसमें भी एक अच्छा आयरन का सोर्स है। तो जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, क्या वो प्रेगनेंसी के समय पर आयरन की गोलियां भी खा सकती हैं? बिल्कुल, आयरन की गोलियां तो रिकमेंडेड होती हैं WHO की तरफ से भी, एटलीस्ट 100 टैबलेट्स 100 मिलीग्राम की ANC पीरियड में दी जाती है, मीन्स डिलीवरी के पहले, और 100 गोलियां 100 मिलीग्राम की PNC पीरियड में। वो ज़रूरी है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। जी मैम, अगर कोई आम व्यक्ति एनीमिक है तो कैसे पता चलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं कि देख के समझ आ जाए कि इसको ये बीमारी हो सकती है, आशंका हो जाए? देखिए, जो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि 3 वैरायटी का होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो जो माइल्ड एनीमिया होता है उसके बहुत लक्षण नहीं होते, हल्की फुल्की कमजोरी हो सकती है। बट जो मॉडरेट है, जिसमें हीमोग्लोबिन 9.9 के नीचे आ जा रहा है, 7 के ऊपर है, तो ऐसे में उसको थकावट हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, जी मिचलाता है, शरीर का रंग थोड़ा पीला पीला होने लगता है। बट जो तीसरा एकदम सीवियर वैरायटी होती है, सीवियर में जिसमें 7 ग्राम के नीचे होता है, तो उसमें दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है, क्योंकि हार्ट को एक्सेसिव वर्क करना होता है, उतना ही ब्लड उसको पंप करना है, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो डिमांड आती है कि और तेज़ी से पंपिंग करो, तो उससे कई बार हार्ट फेल हो सकता है और सीवियर ब्रेथलेसनेस, और इसी तरह में ही कई बार पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है। तो मैम, जो आम व्यक्ति होते हैं, क्या उनके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन ऐसी होती है कि उनको समय समय पर कोई जांच करवानी चाहिए कि जिससे पता चले कि वो इस रोग से ग्रसित हैं या नहीं है? समय समय पर जांच कराई जा सकती है, बट अगर तनिक भी हमें काम करते समय या कुछ भी तनिक भी कमज़ोरी लग रही है तो अपना एक CBC जरूर कराना चाहिए। CBC एक बहुत सरल जांच है, छोटी सी जांच है, और CBC कराने से हम खून की कमी, कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, प्लस किस वैरायटी का हमारा एनीमिया है, अगर आता है खून की कमी, ये भी पता चल जाता है। मैम, मैंने एक जगह पढ़ा था कि विटामिन 12 इसका जो है बहुत बड़ा रोल होता है एनीमिया की बीमारी को दूर करने में, ये कितना सही है? विटामिन B12 एक प्रकार का एनीमिया होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। वो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से ही होता है। उसमें क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का साइज काफ़ी बढ़ जाता है, तो इस तरह के एनीमिया में B12 का अच्छा रोल होता है। जैसा कि मैम हम सब जानते हैं कि बच्चों की और हम बड़ों की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होता है,
तो उनका खान पान, हमारी ज़िंदगी, दैनिक जीवन पूरा अलग होता है। तो कैसे हम बच्चों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दें कि वो समझें कि हेल्दी फूड खाएं, और किस तरीके से हम उनको बता सकते हैं कि इन बीमारियों से हम किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए, बच्चों को तो समझाना बहुत कठिन होता है, जी। बट जो घर के बड़े हैं उनको जागरूक होना चाहिए। जैसे कि बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन होता है, जी। तो रेगुलरली उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, डीवर्मिंग की जाती है बच्चों की, जी। वो बहुत ज़रूरी होता है, समय समय पर देना। प्लस अगर तनिक भी बच्चे को दिक्कत लग रही है तो जाके उसका चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्लस हेल्दी खाने के ही बच्चे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कई स्कूल हैं उनमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और यही चीज़ें घर में भी और स्कूलों में भी अप्लाई होनी चाहिए। जिससे अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एनीमिया मुक्त भारत। तो उसमें मेनली बच्चों का ही हेल्थ इश्यूज़ और उनके ही न्यूट्रिशन को लेके उसमें मेन एम्फेसिस है। प्लस एडोलेसेंट जो हमारा युवा है उसके लिए, प्लस प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उन्हीं के लिए ही ये मेनली ये प्रोग्राम है। मैम, जो फाइनेंशियली सपोर्ट इनका ज़्यादा होता है और जो अच्छे मतलब घर से होते हैं, वो तो अपने बच्चों को, अपने आप को डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करा लेते हैं, लेकिन कुछ जो गरीब लोग होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एनीमिया ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें पाया जाता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या सरकार को इनके लिए कोई कदम उठाना चाहिए? जैसा मैंने अभी बताया, ये जो स्कीम सरकार ने अभी लॉन्च की है, जी। तो ये हर वर्ग के लिए है, हर वर्ग। और सरकारी अस्पतालों में और सब जगह आयरन की टैबलेट्स। इवन ये स्कीम तो अभी 2018 में लॉन्च हुई है, बट पहले जो आंगनबाड़ी स्कीम थी और भी बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे भी इस तरह की स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें एक हेल्दी न्यूट्रिशन, सत्तू, बिस्किट, ये सारी चीज़ें सरकार प्रोवाइड करती है। आयरन की टैबलेट्स और बाकी चीज़ें भी होती हैं। हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में माँ बाप को पढ़ाया भी जाता है उन क्लासेस में। मैम, अगर किसी को एनीमिया हुआ है, पुरुष हो या स्त्री हो, तो क्या उनमें इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम देखी जाती है? हाँ, इनफर्टिलिटी हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, और ऑक्सीजन केवल हम सांस नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन वो चीज़ है जो हमारे सिर से लेके और पैर के नाखून तक हर जगह ऑक्सीजन चाहिए। सेलुलर लेवल पे तभी कोई भी कोशिका काम कर पाती है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। अगर खून की कमी है तो जो अंडाणु बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है, जो शुक्राणु बनेंगे उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी बन पाएगी। प्लस जो हमारी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, जहाँ गर्भाधान होता है, वो झिल्ली भी अच्छी नहीं बन पाती है। जी। तो मैम, ये जो इसलिए इनफर्टिलिटी की होती प्रॉब्लम है, ये मोर मतलब किस में पाई जाती है, पुरुषों में या स्त्री में? 35% केसेस में महिलाओं में होती है, 35% पुरुषों में होती है, और कुछ अनएक्सप्लेन केसेस होते हैं जिसमें कि यही नहीं पता होता है कि कारण क्या है। मैम, जो एनीमिक महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, अगर उनका मिसकैरेज हो जाता है तो क्या उसमें एनीमिया का बड़ा रोल होता है? एज सच अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें कि मिसकैरेज में एनीमिया का रोल हो, बट थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड की अगर प्रॉब्लम होती है तो उन महिलाओं को भी एनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। थायराइड की वजह से मिसकैरेज हो सकता है, बट एज सच एनीमिया की वजह से मिसकैरेज तो नहीं होता। मैम, प्रेग्नेंट औरतों को एनीमिया से बचने के लिए और खान पान के अलावा किस किस रख रखाव की ज़रूरत होती है? और जो अभी के टीनेजर लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी आप कुछ इंस्ट्रक्शन अगर बताना चाहें? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। जी। जैसे कि अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज फूड लें, हफ्ते में 2 बार लें, 3 बार लें। प्लस हरी सब्ज़ी अच्छे से लें, स्पेशली पालक में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा फ्रूट्स अच्छे से खाएं। कुछ ऐसे खाने होते हैं अगर हम उसको अपने खाने के साथ यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि अगर हम नींबू ले रहे हैं खाने के साथ में, अगर हम ऑरेंजेस यूज़ कर रहे हैं, टमाटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब जो हमने खाना खाया उसमें जितना आयरन था वो उसको और अच्छे से एब्जॉर्ब कराएंगे, और जब हमारे शरीर में वो जाएगा तभी वो ब्लड बन पाएगा। और अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो रहा है तो हम कितना भी खाएं कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे खाने होते हैं, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको यूज़ नहीं करना चाहिए खाने के साथ, मैम, जैसे चाय, कॉफ़ी। जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि एनीमिया से वो कोई और बीमारी उसमें बढ़ जाए या खतरा हो कि इस बीमारी से और भी बीमारियां बन सकती हैं शरीर में?
हाँ, एक तरह का एनीमिया जैसे हेरिडिटी जो माँ बाप से बच्चों में जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो उसमें उस एनीमिया में क्या होता है, जो कोशिकाओं का शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब नॉर्मल शेप होता है। तो वो कई बार जाके कई जो अंग होते हैं इम्पॉर्टेंट, उसकी छोटी छोटी खून की नसों को ब्लॉक कर देते हैं। उसकी वजह से कई बार सडन पैरालिसिस हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है, एक बार की खून की बहुत तेज़ी से कमी होती है जो कि जानलेवा हो सकती है। मैम यहाँ मेरा अंतिम सवाल ये है कि कोई ऐसा प्रश्न जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई हूँ, कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि सभी लोग खाने पीने पे प्रॉपर ध्यान दें, जंक फूड से बचें, हेल्दी डाइट लें। और जैसा मैं अपने मरीज़ों को बताती हूँ कि जब भी खाना खाएं, खाने के बाद 1 कप पानी में 1 नींबू निचोड़ के ज़रूर पिएं, ताकि जो आपने खाया है वो आयरन आपका अच्छे से एब्जॉर्ब हो। और खाने के साथ कभी भी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें आयरन ऑलरेडी कम है, और आपने अगर ये चीज़ें साथ में ली तो उससे एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से उसकी मात्रा और कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचें। मैम आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थी नायर स्वरूप अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया सिंह जी, जो इस अस्पताल की मालकिन भी हैं। इन्होंने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी, जिसमें इन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में जंक फूड और फास्ट फूड से हटके अपनी ज़िंदगी में हेल्दी फूड को अपनाएं, अपने खान पान का ध्यान रखें। प्रेग्नेंट औरतों को भी किस तरीके से अपने प्रेगनेंसी के समय किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई। इसी के साथ हम और भी कई सारे लोगों से ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे और आपको ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी दिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं साक्षी शर्मा आपसे लेती हूँ अलविदा। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।